डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रश्नों को लेते हैं। और जैसा कि पहला प्रश्न है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 10 का गुणनखंड है। तो आइए बच्चों इसका गुणनखंड करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। देखिए पहले दो पदों में आपको एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x की पावर 3 है स्क्वायर, मतलब x की पावर 2 कॉमन हो गया तो x की पावर 1 बच जाएगा, और यहाँ से x की पावर 2 कॉमन हो गया तो यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक, प्लस इसमें और इसमें आप 5 कॉमन कर सकते हैं तो x प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में सेम है तो x प्लस 2 आप एक बार कॉमन कर लीजिए तो आपके साथ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, और यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह समझ आया होगा। प्रश्न संख्या 1 था, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। हम लेते हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप। तो हम लेंगे प्रश्न संख्या 2। आप खूब मेहनत करके पढ़िए, जो भी ना समझ में आए आप कमेंट में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर आपका जो सिलेबस है उसको कवर कराने के। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि log 3 बेस e की पावर x प्लस 2 इक्वल टू log 243 है तो x का मान बताएं। x का मान बताएं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और यह डीएलएड के 2023 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यह 2023 की परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। log 3 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू log 243, और आगे बढ़ते हैं log 3 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू log, इसको आप फैक्टर करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 3 243, मतलब 1 2 3 4 5 3 की पावर 5 हो जाएगा। अब आप कंपेयर कराएंगे तो log ई कटेगा अगर तो आपको मिलेगा 3 की पावर, या फिर आप जब पावर्स की कंपेयर कराएंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 5, x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अर्थात x इज इक्वल टू 3। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3। प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ें और इसको अपने और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हम हर एक सेमेस्टर का बारी बारी से पूरा सॉल्व कराएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, पूरी सीरीज पिछले 7-8 सालों का जितना भी है हम पूरा कवर करके आपको दें। अगला प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो कमरे का आयतन है, तो कमरे का आयतन है
बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और यह 2023 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए कह रहा है कमरे का फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। फर्श का क्षेत्रफल बराबर 48 मीटर स्क्वायर। देखिए फर्श का क्षेत्रफल जो होता है फार्मूला वह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 48 मीटर स्क्वायर और साथ में दे दिया ऊंचाई बराबर 5 मीटर। तो देखिए कमरे का आयतन बराबर जो फार्मूला बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 48, तो 48 और गुणा ऊंचाई बराबर 5। देखिए 5 8 40 की जीरो हासिल लगा 4, 5 और 20 4 24, 240 घन मीटर, यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाया है, इसको सॉल्व कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, इसको मिटा दे रहे भैया। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि ये ऐसे लिखा करड़ी 6 2/5, करड़ी 6 2/5 का घातांकीय रूप होगा, का घातांकीय रूप होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए इसको घात के रूप में लिखना है तो आप समझ लीजिए, जैसे कहीं लिखा हो √5 तो इसको हम 5 की पावर 1/2 लिखते हैं। कहीं लिखा हो इसके, देखिए यहाँ पर 3 है, करड़ी 3 है और यहाँ 7 है, इसका मतलब ये 7 की पावर 1/3 है। अब यहाँ पर जो दिया गया है करड़ी 6 दिया गया है और 2/5, इसका मतलब यह हुआ कि 2/5 की पावर 1/6, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए हम लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कहता है, इरेज कर दे इसको। प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, यदि a जो है वो विषम संख्या है और x का मान जो है वो 3 के बराबर है या तो 3 से बड़ा है। देखिए a = ऐसे दिया गया है x such that x और x विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या, x विषम संख्या और x is greater than or equal to 3, ऐसे दिया गया है। और कह रहा है b = 2 3 5 6, 2 3 5 6, 2 3 5 6 7 8। अब क्या क्या करना है, तो b - a का मान याद कीजिए, b - a बराबर, तो जरा ध्यान से समझिए, a का वैल्यू शब्दों में लिखा गया है और b का वैल्यू अंकों में दिया गया है। तो देखिए a = आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x के वैल्यू लिखना है जो 3 के बराबर हो या फिर 3 से बड़ा हो। तो अब ध्यान से समझिए कि 3 के बराबर हो या फिर 3 से बड़ा हो, तो हम शुरुआत 3 से ही करेंगे क्योंकि विषम संख्या लिखना है। तो 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, और कोई बाउंडेशन नहीं इसका नहीं दिया गया है कहां तक लिखना है, तो इसे छोड़ देंगे। अब b - a अर्थात b में से a को घटा दीजिए। तो देखिए a के कौन कौन से पद b में मिल रहे हैं, तो 3 मिल रहा है तो 3 काट दीजिए, 5 मिल रहा है तो 5 काट दीजिए, उसके बाद 7 मिल रहा है तो 7 को काट दीजिए। अब b के पास कितना बचा, तो 2 बच गया, 6 बच गया और 8 बच गया, यही b - a का आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया है इसको। हमारी कोशिश यह नहीं है कि हम सिर्फ प्रश्नों को सॉल्व कर दें, हमारी कोशिश यह है कि हम प्रश्न को बताएं तो आपको यह समझ आना चाहिए कि हाँ हम कैसे इसको हल करेंगे। इसी की जगह अगर दूसरा भी प्रश्न आ जाए तब आप इसको जरूर हल कर पाए। ठीक, तो लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6,
प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि log 81 इक्वल टू 4, log 81 इक्वल टू 4 का घातांकीय रूप होगा, का घातांकीय रूप होगा। देखिए भैया, इसको हल करिए जरा। तो log, और इसको हमें किस रूप में बनाना है भैया? तो हमें इसे घात के रूप में बनाना है, इसे हमें पावर्स के रूप में बनाना है। तो देखें, इसको लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 3 27 3 81, 3 की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 4, ऐसा बना सकते हैं। देखें, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ये 4 के पावर के रूप, 4 का घातांकी रूप मतलब 4 के घात के रूप में हो गया, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 3 गुनी हो जाएगी? देखिए, इसको इरेज करते हैं क्या। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में, कोई धन 5 वर्षों में, 5 वर्षों में दोगुनी हो जाता है, दोगुनी हो जाता है, दोगुनी हो जाता है। कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा? तो ध्यान से समझिएगा जरा कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन, मान लीजिए कोई धन x है और यह 5 वर्षों में दोगुना हो जा रहा है, तो यह 2x बन रहा है। यहां से यहां तक पहुंचने में वह उसको लगे 5 वर्ष, 5 वर्ष। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा। तो ध्यान से समझें कि अगर हमको इसको 3x बनाना है, इसका मतलब कि हमें 5 वर्ष और लेने पड़ेंगे। कितने वर्ष? 5 वर्ष और बैंक में रखने पड़ेगा। तो 5 वर्ष मतलब कुल समय बराबर 10 वर्ष, मतलब वह 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यह 2022 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न दिया गया है कि p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, और इसका हमें फैक्टर करना है। सबसे पहले देखेंगे, पहले 2 पदों में एक्स स्क्वायर कॉमन बन रहा है, तो बचेगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अंतिम 2 पदों में ए कॉमन बन रहा है, तो बनेगा सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस ए एक ब्रैकेट में, यही इसका गुणनखंड होगा। कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और इसमें सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, तो यह कैसे संभव है कि कॉमन हो जाए। तो इस बात को याद रखिए भैया कि अगर पद सेम है, चिन्ह भी सेम है, तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो ये आप इसको पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चिन्ह सेम है, इसलिए कॉमन हो गया, तो ये बचा। यह प्रश्न संख्या 8 था। आइए लेते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है, इसको मिटा देना भैया। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है कि यदि a इक्वल टू
a इक्वल टू एक्स दैट एक्स, और फिर दे रहा है कि सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, और x इज लेस देन 9, x इज लेस देन 9 दिया गया है। आगे दिया है b इक्वल टू दिया है 734 हो तो b माइनस ए होगा। देखिए अब हमको क्या ज्ञात करना है, b माइनस ए बराबर, तो पहले तो ध्यान दें कि b अंकों में है, a शब्दों में है, तो इसको अगर अंकों में लिखेंगे, देखिए कह रहा है x का जो वैल्यू है वो सम है, और लेकिन वो 9 से छोटा है, तो देखिए 9 से छोटे सम संख्याएं होंगी 2, 4, 6, यही होगा। अब आप b माइनस ए, b में से a को घटा दीजिए, तो देखिए 2 इसमें नहीं मैच कर रहा है, 4 इसमें मैच कर रहा है, काट दीजिए, 6 इसमें नहीं मैच कर रहा है, तो सेम जो बचेगा 7, 3 और 8। अगर यहाँ पर a माइनस बी होता तो हम a 4 को काटते और फिर जो a में बचता वहां लिखते। अगर a माइनस बी पूछेगा तो a में बचे हुए पदों को लिखेंगे, जब b माइनस a पूछेगा तो b में बचे हुए पदों को लिखेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 9। आइए लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, 5 सेमी और 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए 5 सेमी और 3 सेमी त्रिज्या के वृत्तों के केंद्र की दूरी 10 सेमी है, केंद्र के बीच की दूरी 10 सेमी है, उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए कह रहा है 10 सेंटीमीटर की कोई एक रेखा है, इसके दोनों सिरे, एक सिरे पर 5 सेंटीमीटर, तो एक सिरे पर भैया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त बना दीजिए आप, ठीक, और दूसरे पर 3 सेंटीमीटर, तो आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त बना दीजिए। अब कह रहा है वृत्तों के केंद्र, उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो देखिए जरा कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक स्पर्श रेखा आप यहां खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा आप यहां खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा आप यहां खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा आप यहां खींचेंगे। संभव है कि यही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कि यही तो पूछ रहा है कि इनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्तों में ये 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए 4 का है, अब आप चाहो तो यहां भी खींच सकते हो, यहां भी खींच सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसको आप मिला दीजिए, जब आप इसको मिलाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, इसको आप मिलाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक। तो और फिर आप एक चीज और देखिए कि आप अगर इसको यहां से मिलाएंगे तो ये आपका एक स्पर्श रेखा ऐसा भी बन सकता है और एक स्पर्श रेखा ऐसे भी बन सकता है। तो इसलिए देखिए एक स्पर्श रेखा बनी, 2 स्पर्श रेखा बनी, 3 स्पर्श रेखा बनी और 4 स्पर्श रेखा बनी, मतलब 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहां से आप इस वृत्त पर खींचेंगे, यहां से आप इस वृत्त पर खींचेंगे, एक बार आप इसको ऐसे मिलाते हुए क्रॉस खींचेंगे, एक बार आप इसको मिलाते हुए क्रॉस खींचेंगे। और कहीं से संभव नहीं है कि आप जो दोनों वृत्तों से मिला जुलाकर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके। तो कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होगी, ठीक। तो यह 10 प्रश्नों का एक मान लीजिए कि एक क्लास है। आगे हम फिर से अगले वीडियो में और प्रश्नों को लेकर आएंगे। जय हिंद।